अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस की वजह से इस दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पोजीशन काफी मुस्तहकम हो गई है। अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, 107 रन उन्होंने किए। उनकी सिलेक्शन पे बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अभी भी विकेट पर मौजूद हैं। साथ में बाबर आजम जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जो कप्तानी में उनसे गलती हुई, बैटिंग में उसको ठीक कर रहे हैं और ही स्टिल ऑन द विकेट ऑन 86। तो पाकिस्तान 266 फॉर 2, स्टिल ट्रेल बाय 78 रन्स। जो ओवरनाइट एक ब्रेक आता है उसमें हमने देखा है कि कंसंट्रेशन थोड़ी लूज हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में, दोनों बल्लेबाज इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो यहां कम से कम 150 रन की लीड ली जाए तो उससे कुछ फायदा होगा, क्योंकि हमें आखिरी बारी, हमारी आखिरी बैटिंग हमने करनी है जिसमें हमें परेशानी होती है। खैर, अब तक किसी फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। रऊफ, किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए? दोनों बल्लेबाज जो विकेट पर मौजूद हैं काफी अच्छा स्कोर कर चुके हैं और आगे एक डिसेंट टोटल की तरफ ले जा सकते हैं, बट कंसिडरिंग हमने आखिरी बारी खेलनी है तो यहाँ लीड अच्छी होनी चाहिए। क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम पाकिस्तान की टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल टीम है। लास्ट टेस्ट मैच में भी हमने इसी तरह बात की थी कि आपको याद है कि 199 पर 3 थे और सलमान आगा बैटिंग कर रहे थे और साथ उनके शायद शान मसूद खेल रहे थे, मगर उसके बाद फिर आपने देखा 240 और 30 रन पे पाकिस्तान की सारी टीम ऑल आउट हो गई। तो इस मैच में भी बाजार तो ऐसा ही लग रहा है, अगर आप क्रिकेट के हिसाब से बात करें तो लग रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में और पाकिस्तान एक बड़ी लीड लेगा, क्योंकि जिस तरह की पिच थी पोर्ट ऑफ स्पेन की, उस तरह वेस्ट इंडीज ने अपनी टीम खिलाई नहीं है। Exactly. उनके बाद डेफिनेट एक लैग लग रहा है कि स्पिनर्स लैग कर रहे हैं और कमी उसकी महसूस हो रही है, क्योंकि ये फास्ट बॉलर्स की पिच नहीं है। फास्ट बॉलर्स का बॉल यहाँ पे आसानी से बैट पे भी आ रहा है, बाउंड्री भी, आउटफील्ड भी तेज है, स्कोर भी स्पीड के साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डिसेंट और अच्छा ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता तो सिचुएशन काफी हद तक डिफरेंट हो सकती थी, मगर क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास कोई ज्यादा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है और उन्होंने इस सीरीज में कोई एक्स्ट्रा स्पिनर भी नहीं डाले, तो इस वजह से पाकिस्तान को बहुत ही आइडियल कंडीशन मिल गई है जहाँ पे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान एक बड़ी लीड ले सकता है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पे कर लेते हैं। आपने बॉलिंग के हवाले से बात की, ठीक है, यहाँ फास्ट बॉलर्स को इतना सूट नहीं कर रहा और वेस्ट इंडियन टीम की कुछ अप्रोच भी मुझे समझ में नहीं आई। जैसी टीम उन्होंने खिलाई और जैसी पिच उन्होंने बनाई, उनके लिए तो खोने को कुछ भी नहीं था, वो पहला मैच तो जीत चुके थे। तो उनका ये डिफेंसिव अप्रोच जाना कुछ समझ आता है आपको? देखिए, यही एक एटीट्यूड होता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड, जिसकी वजह से आपकी टीम बॉटम पे जाती है। इसी एटीट्यूड की वजह से पास्ट में आपने देखा कि वेस्ट इंडीज टीम से उन्होंने स्टेटस भी वापस ले लिया था और फिर बड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने रीगेन किया अपने स्टेटस को। उनकी जो क्रिकेट की कंडीशन है वो भी आस्ता आस्ता दिन ब दिन वो भी डाउनफॉल का शिकार है। अगर देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे आप 10वें नंबर पे हैं तो हमसे 1 नंबर ऊपर वेस्ट इंडीज 9वें नंबर पे मौजूद है। तो उनकी कोई रेटिंग इस तरह है नहीं है। तो ये इसी डिसीजन की वजह से है कि आप देखें कि पिच तो उन्होंने बिल्कुल ठीक तैयार किया, क्योंकि उनके लिए सीरीज जीतना एक माने रखता था और अगर एक बिल्कुल फ्लैट पिच लाते और उस पर 500 रन पहले कर देते तो आसान हो जाता उनके लिए। मगर आप देखें कि उस एक सीरियसनेस नजर नहीं आई जो उन्होंने बैटिंग अपनी जो टीम खिलाई है उसमें उन्होंने वही फास्ट बॉलर रखे हैं जिनका कोई काम नहीं था इस पिच पे, और कोई स्पिनर उन्होंने एक्स्ट्रा अपनी टीम में शामिल नहीं किया। अगर वो 1 या 2 स्पिनर शामिल करते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था इस पिच की नास्बत से। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो फॉल्ट पाकिस्तान यहाँ पे होम सीरीज में करता रहा कि पिच कुछ बनाते रहे, टीम कोई और खिलाते रहे, यही वेस्ट इंडीज ने काम किया अपने होम ग्राउंड में। लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफीक नाउ, क्योंकि वो 107 कर चुके हैं, बड़ी ब्रिलियंट उन्होंने सेंचुरी की और जिस तरह की पिच है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन सिलेक्शन पे उनकी बहुत बात हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि कायदे आजम ट्रॉफी दिस सीजन वो 42nd रैंक पर आ रहे थे। 369 उनका टोटल स्कोर था। हाँ, ग्रेड 2 में उन्होंने 911 रन किए थे। अब जाहिर है नॉन फर्स्ट क्लास की बेस पे तो किसी की सिलेक्शन नहीं होती, यहाँ तो हमारे यहाँ तो कोई भी जिसका दिल चाहता है उसको टीम में ले आते हैं, लेकिन परफॉर्म उन्होंने कर दिया है। तो अब एक अजीब ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी कि किसकी जगह वो खेलेंगे इंग्लैंड में, क्योंकि अब तो उन्होंने अपनी जगह बना ली है यहाँ। देखिए, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। इस पे इसलिए क्वेश्चन वैलिड है कि आप देखें कि इस पे 2 चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो पीछे
जो क्रिकेट का थिंक टैंक था उसने अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे और टेस्ट टीम भी बनाएंगे। तो अब फर्स्ट क्लास की कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी अब्दुल्ला शफीक की। तो इसका मतलब है कि हमारी जो थिंक टैंक था, जो क्रिकेट चलाने वाले हैं, उनकी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी कि वो नीचे जाके ग्रेड 2 को भी देखें कि ग्रेड 2 का स्टैंडर्ड क्या है हमारा। ग्रेड 2 वो करवा जरूर रहे हैं मगर उसके स्टैंडर्ड का उनको खुद भी नहीं पता, इसीलिए उन्होंने यकसर उसको नजरअंदाज कर दिया जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की या टीम सिलेक्शन की बात आई। तो अब देखिए कि एक ऐसा प्लेयर जिसका जो फर्स्ट क्लास में नीचे बॉटम पे है, 40 से नीचे उसकी रैंकिंग है, मगर ग्रेड 2 जो इवेंट था, क्योंकि मैं भी अपने डिपार्टमेंट के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, बिल्कुल। उसका कंपटीशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन था। और मेरा ख्याल है कि जो इस तरह ग्रेड 2 का कंपटीशन था वो फर्स्ट क्लास के कंपटीशन से बहुत ज्यादा बेहतर कंपटीशन था। उसमें जिन बैट्समैन ने स्कोर किए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिच पे टाइम गुजारा और अच्छी फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग को उन्होंने हैंडल किया। उनको 2 कंडीशन पे जाके खेलना पड़ा, जहाँ पे बैटिंग पिचेस भी थी, जहाँ पे सीम स्विंग वाली पिचेस भी थी, जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस भी थी। तो उस कंडीशन में अब्दुल्ला शफीक ने 920 रन किए थे वहां पे ग्रेड 2 में, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ और अच्छे स्टैंडर्ड के खिलाफ। और वही चीज आगे जाके आप उनको रिफ्लेक्शन आपकी नजर आ रही है उनकी बैटिंग में वेस्ट इंडीज के टूर में। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जब आप जिन लोगों को हेल्प फेयर पर आप बिठाते हैं तो उनको सोच समझ के बिठाएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और वो भी सोच समझ के बात करें। जो वो टीवी पे आके या मीडिया पे आके जब ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि हमारी कौन सी जो क्रिकेट है वो कॉम्पिटिटिव है, कौन सा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर किस काबिल है और किस काबिल नहीं है। सही है। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। और बाबर आजम अब टेस्ट में अपनी 10वीं सेंचुरी से सिर्फ 14 रन दूर रह गए हैं। क्या वो 3.5 साल बाद सेंचुरी बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाबर आजम इन टेस्ट क्रिकेट स्टैट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। 63 मैचेस, 4562 रन्स, 196 हाईएस्ट है और 43 की एवरेज है। 9 सेंचुरियां हैं बाबर आजम की। तो ये स्टैट देखते हुए आपको नहीं लगता रऊफ कहीं ना कहीं बाबर आजम ने अपने टैलेंट, अपने स्किल के लिहाज से अभी तक थोड़ा अंडर अचीव किया है टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, बेसिकली ये तो एक पर्सनल माइलस्टोन है। असल चीज ये होती है कि एक प्लेयर अपनी नेशन को क्या दे रहा है, अपनी टीम को क्या दे रहा है, अपने कंट्री के लिए क्या डिलीवर कर रहा है। क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पे आपका अपना कंट्री होना चाहिए, आपकी टीम होनी चाहिए और आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। अगर आपके कंट्री की रैंकिंग 10वें नंबर पे है, सबसे बॉटम पे है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर है, आप आईसीसी का कोई इवेंट नहीं जीत सके, तो ये फिर पर्सनल माइलस्टोन में तो ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या करते रहेंगे। मगर जब हिस्ट्री लिखी जाएगी क्रिकेट की तो उसमें एक साफ लिखा जाएगा कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर नहीं किया, अपने कंट्री को ये फ्रंट से लीड नहीं कर सके और उसको जिसका उनका कंट्री हकदार था ऊपर जाने का, जहाँ पे किसी दौर में पाकिस्तान फिनिश करता रहा टॉप 5 में, पर टॉप 3 टीम्स में या टॉप 2 में, उस तक ले जाने में नाकाम रहे। तो असल चीज मेरे ख्याल में लेकिन पाकिस्तान की रैंकिंग है, रऊफ बात यह है कि